कॉलेज स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर आपने 10-12 घंटे पढ़ाई नहीं की तो आपका यूपीएससी तो नहीं होने वाला। उनके पास अब ये ऑप्शन ही नहीं है कि वो गधों के जैसे मेहनत करें, उनके पास ऑप्शन यही है कि वो स्मार्ट स्टडी करें। स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हमें 1-1.5 साल का करंट अफेयर जो है अपना पूरा प्रिपेयर करना है, बट उन्हें ये लगता है कि क्या हम डेली करें। कुछ बच्चे वीकली भी सजेस्ट करते हैं। ये तो मैं कहूँगा कि जितना भी हम टॉपर से बात करते हैं सब लोग का ये कहना होता है कि सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। और जैसा मैंने बोला कि इट शुड बी अ हैबिट। अब वो आप हैबिट कैसे बनवा रहे हो, इट इज़ बेटर टू रीड अ न्यूज़पेपर। और फिर आप जब एक बार आईएएस बन जाओगे जब आपके सामने फाइलें आएंगी तब आपके पास थोड़ी वीकली फाइल्स आएंगी या मंथली फाइल आएंगी, आपको डेली पढ़ना होगा। क्या बच्चे को प्रीलिम्स और मेंस को ऐसे सेग्रीगेट करके करंट अफेयर को कवर करना चाहिए या फिर वो एक साथ कर सकता है? आज के समय के ऊपर जो प्रीलिम्स और मेंस का सेग्रीगेशन था वो काफी हद तक खत्म हो चुका है। लेट्स से रोहिंग्यास का हम मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं तो रोहिंग्यास का मुद्दा मेंस के अंदर भी पूछा जा सकता है। एट द सेम टाइम उसके कुछ प्रीलिम्स के एस्पेक्ट भी होंगे जो कि प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। बच्चे बहुत सारे जो कॉलेज के साथ प्रिपेयर करते हैं उन्हें लगता है कि वो कॉलेज के साथ साथ जब अपना पूरा यूपीएससी का इंटायर सिलेबस को होलिस्टिक कवर कर लेंगे तभी उनका यूपीएससी में सिलेक्शन होगा ही नहीं। कॉलेज के टाइम में नहीं, उसके बाद भी नहीं होगा। 2 साल तैयारी कर लेंगे तब भी ख़त्म नहीं होगा, 5 साल कर लेंगे तब भी ख़त्म नहीं होगा। तो इस चक्कर में पढ़ना कि हम कॉलेज में पढ़ाई करते करते सिलेबस ख़त्म कर देंगे, वो तो होने से रहा। सर आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग रहा एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये रहता है कि यूपीएससी में इसका एक एज मिलता है, बाकी बच्चों से आपको बेनिफिट मिलता है। मेरे हिसाब से रीज़न ये है कि अगर आप जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं उनको अगर आप देखोगे तो छोटे से एज में 11th-12th में वो लोग इंडिया का एक दूसरा टफ एग्ज़ाम या डॉक्टर्स फॉर दैट मैटर जो नीट देते हैं, जो एम्स की तैयारी करते हैं, दे कम्पीट एट एन एज ऑफ मे बी 10th 11th 12th के बच्चे रहते हैं वो, और उस टाइम से दे हैव दैट एटीट्यूड वो डेवलप करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमको लड़ना कैसे। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। आपके दिमाग में बहुत से कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं कॉलेज लाइफ के साथ साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में बहुत से मिथ क्रिएटेड होते हैं। तो आज हम अपने प्रारंभ के फैकल्टीज के साथ इस डिस्कशन में बात करेंगे आपके मिथ और चेक करेंगे उनके रियलिटी और फैक्ट्स के बारे में। तो हमारे साथ मौजूद हैं आपके सभी फेवरेट फैकल्टीज, ऋषभ सर, नितिन सर, आसिम सर, देवेंद्र सर और शिवम सर। सर स्वागत है आपका इस डिस्कशन में। तो बच्चों के दिमाग में बहुत से ऐसे मिथ क्रिएटेड होते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन को लेके, और कॉलेज लाइफ के साथ साथ अगर हमने यूपीएससी की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया तो ये कंफ्यूजन और चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमने बच्चों के कुछ क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट किया है और सर हम उनके रियलिटी फैक्ट्स को चेक करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन हम सब डिस्कस करने वाले हैं। सर पहला क्वेश्चन है शिवम सर मेरा आपसे कि कॉलेज स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर आपने 10-12 घंटे पढ़ाई नहीं की तो आपका यूपीएससी तो नहीं होने वाला, और साथ में टॉपर्स ये भी कहते हैं 10-12 घंटे पढ़ने के साथ साथ कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। तो बच्चे यही सोचते रह जाते हैं कि स्मार्ट स्टडी आखिर हम करें कैसे। बिल्कुल मैम, मतलब एक सबसे पहले तो आपने बोला कि मिथ और रियलिटी में एक बार थोड़ा हमें बताना चाहिए इस चीज़ को। तो मुझे नहीं लगता मैम कि कॉलेज स्टूडेंट्स के पास में 10-12 घंटे पढ़ने के मिलते होंगे। मतलब ये एक प्रकार का मिथ है कि 10-12 घंटे कभी भी लाइफ में उनको नहीं मिलेंगे। अगर 9 घंटे उनको कॉलेज में देने हैं, 8 घंटे उनको सोना तो यही है, बाकी काम भी करने, आना जाना खाना पीना बहुत सारा काम है, तो उनको ले दे के मुश्किल से 4-5 घंटे इफेक्टिव मिलते हैं। उनके पास अब ये ऑप्शन ही नहीं है कि वो गधों के जैसे मेहनत करें, उनके पास ऑप्शन यही है कि वो स्मार्ट स्टडी करें। अब एक बार उस पर हम आते हैं कि टॉपर्स जो हैं वो एक्चुअल में स्मार्ट स्टडी का क्या मतलब समझते हैं। स्मार्ट स्टडी एक प्रकार से मैम एक आर्ट है जो कि आपको इफ़र्ट और एफिशिएंसी के बीच में एक बैलेंस स्थापित करने का पूरा ये तरीका बताता है। तो जिस दिन ये रियलाइजेशन हो जाता है, आप अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स में थोड़े से अपने महारत हासिल कर लेते हो, वो एक ऐसा मोमेंट होता है जब आप सेलेक्ट कर पाते हो कि हमें एक ही किताब को 10 बार पढ़नी है, ना कि हम इतने सारे मटेरियल्स जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं उन सब के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो स्मार्ट स्टडी का मतलब मेरे हिसाब से तो यही है, सबसे पहले तो उनको स्मार्ट स्टडी ही करना है, उनके पास कोई चारा ही नहीं है दूसरा, स्मार्ट स्टडी ही करना है। स्मार्ट स्टडी कैसे करना है उसके लिए उनको अपने सिलेक्टिव मटेरियल्स रखने चाहिए। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अगर वो अपने मटेरियल्स को डिस्ट्रीब्यूट करके रखेंगे तो आई थिंक डेफिनेटली उनका बहुत टाइम ज़ाया होगा, जिससे उनका कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा उनका सिलेबस पूरा। तो लिमिटेड सिलेबस विथ मल्टीपल रिविजन्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है स्मार्ट स्टडी के साथ उनको करना है अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट। ये कभी भी नहीं किया जा सकता है। मतलब ये लोग बिगिनर्स तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं मैम कि वो पढ़ते खूब हैं, टेस्ट भी देते हैं,
वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन वो ना गंदी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। वो समझ नहीं पाते कि मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट भी करनी है। वो रोज़ आंसर लिख रहे हैं, लेकिन वो गंदे आंसर्स लिख रहे हैं। वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं कि मैं कहाँ पर गलत कर रहा हूँ, उसको सुधार लेता हूँ। तो मेरे हिसाब से यही कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि इन स्टूडेंट्स को देखना चाहिए और इसी को फॉलो करना चाहिए। सर आपने बहुत अच्छी बात की। इवन मैं एक टॉपर से मिली थी जो लास्ट जिनका यूपीएससी क्लियर हुआ, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि उन्होंने सबसे पहले खुद को एग्जामिन किया, सेल्फ इवेल्युएशन किया कि मुझे प्रॉब्लम एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में आ रही है एंड यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो उन्होंने ये किया कि ऐसा नहीं कि जो हमें आता है हम उसी को बार बार पढ़ रहे हैं। ऐसे कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि बच्चा उन्हें छोड़ देता है, तो उन्होंने वो टॉपिक भी वहां से कवर किए, वहां से उनके मार्क्स जो है वह बढ़ गए। तो कई हम मतलब बहुत सारे ऐसे सेक्शंस छोड़ रहे होते हैं। आसिम सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है और आप प्रारंभ पे करंट अफेयर पढ़ाते भी हैं, बच्चों को काफ़ी पसंद भी है आपका करंट अफेयर। तो सबसे पहला तो सर क्वेश्चन कि आप इतनी ठंड में सुबह से ले कैसे लेते हैं? मैम ये सवाल तो मतलब ऐसा होता है कि एक हैबिट है मेरी सुबह जल्दी उठने की। इट इज़ जस्ट लाइक कि 6:30 बजे के आसपास मैं उठ जाता हूँ। वैसे 8 बजे क्लास होती है, लेकिन एक हैबिट है सुबह उठने की। और मे बी रात लंबी होती है तो और आसान होता है, ज़्यादा सोने को मिलता है। गर्मियाँ होती तो शायद और जल्दी उठना पड़ता है, तो वो एक प्रॉब्लम होती है। लेकिन करंट अफेयर्स हम सुबह क्लास जब लेते हैं तो एक हैबिट है जल्दी उठने की, और करंट अफेयर्स को हैबिट के साथ मेरे ख्याल से हमें कनेक्ट करना चाहिए। करंट अफेयर्स शुड बी अ हैबिट। और जब हम करंट अफेयर्स पढ़ें तो सबसे हमने जो चीज़ देखी है यूपीएससी के अंदर कि सवाल का स्टैटिक पोर्शन जो करंट में चल रहा होता है, उसका स्टैटिक पोर्शन आपसे काफ़ी कुछ पूछा जाता है और आपको पता होना चाहिए। तो करंट अफेयर जब भी हम कर रहे हैं तो एक तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम एक ही वक्त में, हम जब अखबार पढ़ते हैं तो हम बहुत मल्टी डायमेंशनल इश्यूज़ पे बात कर लेते हैं। हम नेशनल इशू होता है, इंटरनेशनल इशू है, कोई साइंस का इशू है, इकोनॉमी है, कई बार कोई ऐसी पर्सनालिटी है, किसी का डेथ हो गया तो वो किस एस्पेक्ट से रिलेटेड था, कई subjects कल्चर का cover हो एस्पेक्ट हो जाते गया, हैं। राइट। तो एक तो 20 से 25% का वेटेज आपको पेपर के अंदर करंट अफेयर्स का मिलेगा। और कई बार ऐसा होता है सवाल आया होता है करंट अफेयर्स का, उसमें एक करंट का एक स्टेटमेंट होता है और एक उससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट होता है जो स्टैटिक होता है। तो करंट अफेयर्स को आप स्टूडेंट्स को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। इट शुड बी अ हैबिट। और एक चीज़ ये है ना कि करंट अफेयर्स सोचते हैं कि इतना लंबा पढ़ना है, 2-3 साल का हमें करना है, मतलब इट इज़ मोर लाइक आपको टाइम जितना चाहिए, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि आपको फोकस ज़्यादा चाहिए। तो चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, सब जगह आपको करंट अफेयर्स बहुत हेल्प करता है। तो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स। बच्चों को लगता है कि इसका डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है। इवन हमारा अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में करंट अफेयर की भूमिका ज़्यादा हो जाती है और स्टूडेंट्स को यही लगता है कि हमें 1-1.5 साल का करंट अफेयर जो है वह अपना पूरा प्रिपेयर करना है, बट उन्हें ये लगता है कि क्या हम डेली करें। कुछ बच्चे वीकली भी सजेस्ट करते हैं। मैम ये तो मैं कहूँगा कि जितना भी हम टॉपर से बात करते हैं, सब लोग का ये कहना होता है कि सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। पर जैसा मैंने बोला कि इट शुड बी अ हैबिट। अब वो आप हैबिट कैसे बनवा रहे हो, इट इज़ बेटर टू रीड अ न्यूज़पेपर। बट बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने न्यूज़पेपर कभी पढ़ा ही नहीं। ऐसे भी होता है जो कहते हैं सीधे हमने मैगजीन्स को फॉलो किया। तो ये आपके ऊपर भी है, बट येस इफ़ यू रीड इट डेली तो एक आपका एक डेफिनेट एक एक्स्ट्रा जो कॉन्फिडेंस होता है वो कहीं ना कहीं आप डेवलप करते हो, बिकॉज आपको पता है कि दैट आई एम सेल्फ रीडिंग द न्यूज़पेपर्स और मेरे आंखों के सामने हर चीज़ गुजर रही है। और फिर आप जब एक बार IAS बन जाओगे, जब आपके पास सामने फाइलें आएंगी, तब आपके पास थोड़ी वीकली फाइल्स आएंगी या मंथली फाइल आएंगी, आपको डेली पढ़ना होगा। तो एक हैबिट होती है। इंग्लिश के अंदर कॉम्प्रिहेंशन में आपको फ़ायदा करेगा, आप डेली पढ़ रहे हो, वही आपको कॉम्प्रिहेंशन आपको CSAT के अंदर भी देखने को मिलते हैं, वही आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव करेंगे। तो गो थ्रू द न्यूज़पेपर्स, इट इज़ गुड। और आपको मेंस आंसर राइटिंग में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स और पॉइंटर्स मिल जाते हैं। माइट भी मतलब आपको वो चीज़ पहले से पता हो तो आप ना लिखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आसान होती है पर मुझे नहीं पता तो मैं उसका नोट्स बना लूँगा। तो इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट इट इज़ गुड इफ़ यू गो फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा देवेंद्र सर आपसे है कि बच्चे बहुत सारे जो कॉलेज के साथ प्रिपेयर करते हैं, उन्हें लगता है कि वो कॉलेज के साथ साथ जब अपना पूरा यूपीएससी का एक इंटायर सिलेबस को होलिस्टिक कवर कर लेंगे तभी उनका यूपीएससी में सिलेक्शन होगा। तो इसको लेकर उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो मैम सवाल ये है कि उन्हें कॉलेज के ड्यूरेशन में अपना यूपीएससी का सिलेबस पूरा ख़त्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जवाब ये है मैम, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। कॉलेज के टाइम में नहीं, उसके बाद भी नहीं होगा। 2 साल तैयारी कर लेंगे तब भी ख़त्म नहीं होगा, 5 साल कर लेंगे तब भी ख़त्म नहीं होगा, सिलेक्शन हो जाएगा तब भी ख़त्म नहीं होगा। हाँ, इवन कई ऐसे सेलेक्टेड ऑफिसर्स भी देखे जो कहते हैं कि मेरा ये पोर्शन बचा था, उनका सिलेक्शन हो गया। हाँ, तो मामला ये है ना मैम कि सिलेबस तो ख़त्म होगा ही नहीं, ना वो कॉलेज के टाइम में ख़त्म होगा, ना वो कॉलेज के बाद ख़त्म होगा। तो इस चक्कर में पढ़ना कि हम कॉलेज में पढ़ाई करते करते सिलेबस ख़त्म कर देंगे, वो तो होने से रहा।
मामला ये है कि कॉलेज के टाइम में जो आप अपना एकेडमिक्स पढ़ रहे हैं उस टाइम पे आप ऑप्टिमम तौर पे कितना अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं और आप मैक्सिमम लिमिट कितनी रीच कर पा रहे हैं। अब वो भी वैरी करेगा कि आप कॉलेज में पढ़ क्या रहे हैं और आपको वहाँ पे टाइम मिल कितना रहा है। अगर आप किसी टेक्निकल कोर्स में हैं, किसी मेडिकल कोर्स में हैं जो बहुत एग्जॉस्टिंग है, बहुत टाइम किल करता है, तो आप कितना ही कवर कर ले जाएंगे। उस कंडीशन में तो ऐसा है कि आप अपना एकेडमिक्स अच्छे से कवर करिए। एट द सेम टाइम अगर आप 60 to 70% सिलेबस भी कवर कर ले गए तो इट्स अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट। उसके बाद आपको 1 साल का जो आपका सिलेबस खत्म करने के बाद वक्त मिलेगा एकेडमिक्स के बाद, उस 1 साल में आप बाकी के 30% पे मेहनत करिए और उस पर अपनी ग्रिप मेंटेन करिए और एग्जाम दीजिए। अगर आपके पास ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज हैं या फिर मान लीजिए कोई और ऐसा कोर्स है जो आपको बेहतर समय दे रहा है, तो आप उसे और स्ट्रेच आउट करिए, 80% तक लेकर जाइए। इट सिंपली मीन्स मैम कि आपको ये तो नहीं लेके चलना है कि हम पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे अपने ग्रेजुएशन के टाइम पर, क्योंकि ये ओवर स्ट्रेस करेगा आपको। अगर आप उस माइलस्टोन को अचीव करने की कोशिश करेंगे तो एकेडमिक्स की प्रिपरेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। दो में से कुछ ना कुछ तो आप लूज़ कर ही देंगे, या तो अपनी प्रिपरेशन कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे या तो आप अपना एकेडमिक्स कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, और अगर आपने दोनों मैनेज किया तो खुद ही को कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे। ऐसा बीमार पड़ जाएंगे कि फिर सारी बात ही बिगड़ जाएगी। तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। इट्स बेटर कि आप बैलेंस आउट करें, इस बात को एक्नॉलेज करें कि पूरा सिलेबस यूपीएससी का कभी खत्म नहीं होता, सिलेक्ट हो जाने तक नहीं खत्म होता। आप मैक्सिमम जितना जा सकते हैं उतना जाइए, उसे खींचिए और कवर करिए। दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा नितिन सर आपसे। सर आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग रहा एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये रहता है कि यूपीएससी में इसका एक एज मिलता है, बाकी बच्चों से आपको बेनिफिट मिलता है। मैं इस पे मैम एग्री नहीं करता हूँ। मतलब मेरे को नहीं लगता है कि इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो मैं 2-4 चीज़ों पे लाऊंगा। सबसे पहले सिलेबस देखते हैं यूपीएससी का, तो जो सिलेबस है उसमें कहीं पे भी आपको इंजीनियरिंग से एज सच कोई रिलेटेड फ़ायदा नहीं मिलता है। कोई सीसैट बोल सकता है, तो अगर मैं हिस्ट्री ग्रेजुएट हूँ तो मेरे को हिस्ट्री में एडवांटेज है। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आया हूँ तो मेरे ऑप्शनल में फ़ायदा हो सकता है। सो एवरीबडी विल हैव देयर ओन सब्जेक्ट्स, वो एक मुद्दा हो सकता है। बट अगर सिलेबस से देखें हम तो इंजीनियरिंग की एज सच कोई एफिनिटी नहीं है। तो फिर पॉइंट है कि मिथ क्यों निकल के आता है कि इंजीनियर्स आर डूइंग वेल, और वो मिथ नहीं है एक्चुअली। ऑब्जेक्टिवली आप देखोगे तो लास्ट टाइम कुछ समय से इंजीनियर्स आर डूइंग वेल, बट उसका रीज़न ये नहीं है कि इंजीनियर्स को कोई एडवांटेज है। मेरे हिसाब से रीज़न ये है कि अगर आप जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं उनको अगर आप देखोगे तो वो छोटे से एज में 11th-12th में वो लोग इंडिया का एक दूसरा टफ एग्ज़ाम, या डॉक्टर्स फॉर दैट मैटर जो नीट देते हैं, जो एम्स की तैयारी करते हैं, दे कम्पीट एट एन एज ऑफ मे बी 10th 11th 12th के बच्चे रहते हैं वो, और उस टाइम से दे हैव दैट एटीट्यूड वो डेवलप करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमको लड़ना कैसे। सो मे बी वो एक्सपीरियंस एक बार अगर वो बंदा सीरियस है जो पढ़ रहा है, वो बाद में जब यूपीएससी के फील्ड में आता है तो वो जो लर्निंग एक्सपीरियंस था उसका प्रीवियस एग्जाम में कैसे मैं कम्पीट किया था, वो मे बी उसको कुछ एज देता है। बट दैट डजंट मीन कि अगर मैं पहली बार उतर रहा हूँ तो पहली बार इज अगेन मेरा पोटेंशियल इज अननोन, आई माइट बी बेटर देन द पर्सन जो पहले आईटी या एम्स दिया है। सो आई गेस इट कम्स डाउन टू द एटीट्यूड ऑफ द पर्सन एंड इंडिविजुअल कैसा है उस पर आता है, रादर देन कि इंजीनियरिंग या आप मेडिकल साइड से आओगे तो कोई एज सच एडवांटेज रहेगा, ऐसी बात नहीं है। इट्स मोर अबाउट द एक्सपीरियंस दैट दे हैव गेन्ड। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रिसर्चर आपसे है कि बच्चों को लगता है कि जब तक हम बहुत एक्सपेंसिव कोई मटेरियल या एक्सपेंसिव रिसोर्सेज या कोचिंग से नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। क्या अगर हम अफोर्डेबल रिसोर्सेज के साथ जाते हैं तो क्या हमें उसका कोई ड्रॉबैक होता है या फिर बेनिफिट? मैम मुझे ऐसा लगता है कि जो यूपीएससी है ना, इट इज़ लाइक एन ओशियन। ये एक समुद्र है। उस ओशियन के अंदर अगर हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो हमें एक कंपास की ज़रूरत होती है। अब ये कंपास कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें एक्सपेंसिव बुक्स या एक्सपेंसिव कोचिंग ही वो कंपास हो। कंपास हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सकते हैं, कंपास हमारे लिए सिलेबस है यूपीएससी का। तो ये जो डिबेट है एक्सपेंसिव वर्सेस फ्री की, मैं इसको बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं मानता हूँ मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने सही ढंग से तैयारी करी है तो आप अपने डेस्टिनेशन की तरफ डेफिनेटली मूव करेंगे। अभी हमारे मैम इस बार के जैसे इंटरव्यूज़ चल रहे हैं तो बहुत बार मैं बच्चों से डिस्कस करता हूँ, तो बहुत बार बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कोई 2 लाख 3 लाख की कोई कोचिंग नहीं ली। बहुत बच्चे ऐसे मिलते हैं, पर उनके दिमाग में ये था कि हाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ
वो मेरे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। मुझे पता है मैं अभी कहाँ पर हूँ, मुझे पता है मुझे कितना ज़्यादा और वहाँ पे काम करना है। जैसे मैं आप बात करते हैं सर, जैसे यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं, बहुत सारे हमारे फैकल्टीज़ दे टीच ऑन यूट्यूब एज वेल, तो बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे भी है। इसी तरह से आज के समय के ऊपर आप नोटिस करोगे तो काफ़ी हद तक कंटेंट अफोर्डेबल हो भी चुका है, ठीक है, थैंक्स टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। अब ऐसे केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बन जाती है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। अगर 30 साल पहले जाए ना तो प्रॉब्लम आती थी कि कंटेंट नहीं था मार्केट के अंदर। आज सर प्रॉब्लम दूसरी हो चुकी है, आज ओवर कंटेंट होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो ये जो टेक्नोलॉजी आई है, ये जो यूट्यूब आया है, ये जो बाकी चीज़ें आई हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। पर अगर आपने सही डायरेक्शन नहीं पकड़ी, सही कंपस नहीं पकड़ा ना वो, तो फिर आप इस समुद्र में खो जाओगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैम ये मैटर नहीं करता कि आप 2 लाख 3 लाख 5 लाख की कोचिंग लो या फिर एक अफोर्डेबल कोर्स लो। इट ऑल मैटर्स कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में है या नहीं। फ़र्क मैम ये रहता है फ्री और एक कोचिंग के बीच में कि फ्री के केस में ना कई बार हम अपने मुद्दे से भटक जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम एक कोचिंग में हैं या फिर कहीं ना कहीं हमें एक सपोर्ट सिस्टम हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, वहाँ पर हमें चीज़ें एक स्ट्रक्चर ढंग के अंदर हमारे सामने पेश की जाती हैं। डिसिप्लिन मिल जाता है। डिसिप्लिन मिल जाता है। अगर जैसे पता है कि सर अगर हमें सोसाइटी पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट को पता है कि हाँ सर 20 लेक्चर्स लेंगे, पहले लेक्चर में ग्लोबलाइजेशन होगा, दूसरे में ये पर्टिकुलर टॉपिक होगा, तीसरे में ये होगा, उसके प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, उसके माइंड मैप्स मिल जाएंगे, अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी, टेस्ट लिखे जाएंगे। तो यही स्ट्रक्चर लाना है हम अपनी तैयारी के अंदर। ये स्ट्रक्चर जिस दिन आ जाएगा उस दिन अपनी तैयारी बढ़िया ढंग से हो जाएगी। मैम मेनली डिसिप्लिन का मामला होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर आप कोई अफोर्डेबल कोर्स भी ले रहे हो तो उसमें एक चीज़ होती है कि जो शुरू होगा वो ख़त्म होगा, और कई बार जब आप खुद से कोई चीज़ शुरू करते हो तो वो अनंत काल तक चलता है, उसका कभी अंत होता ही नहीं है। आदि से अंत तक वाला जो कॉन्सेप्ट चलता है वो किसी एक सब्जेक्ट में लग जाता है। तो ये थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है, अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन कर ले जाओ तो फिर आप दूसरे तरीके से भी अच्छी प्रिपरेशन कर जैसे सकते कि हो। ज्यादातर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो हमेशा पॉलिटी पढ़ते रहते हैं, जैसे कि सारा कुछ हमारा पॉलिटी से हो जाना और है। जो पसंद होता है वो ज़्यादा पढ़ते हैं। हाँ, जैसे कि और शिवम जो सर वीक ने है भी- उसको अवॉइड करेंगे। शिवम सर ने भी हमें बताया कि स्मार्ट स्टडी वो होती है कि जब आप सारी चीजों को एक बैलेंस करके चलो। और कंपस का जो ब्रांड है वो भी अच्छा होना चाहिए, किस ब्रांड का कंपस है। ये भी सही है सर, ये स्ट्राइकिंग पॉइंट है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है आसिम सर, कि पीडब्ल्यू के साथ अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर अपनी यूपीएससी की जर्नी को स्टार्ट करता है तो हमारे पास उसके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है ताकि वह इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चले और कॉलेज के दौरान उसकी यूपीएससी की प्रिपरेशन हो जाए। सर के आगे कंटिन्यू करूँगा इस कंपस पे भी। तो हम लोग तो काफ़ी कुछ इनिशिएटिव्स कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स हमारे कॉलेजेस में है। प्रारंभ बैच हमारा आइकॉनिक बैच चल ही रहा है एंड सक्सेसफुली हम उसको 2 साल से चला रहे हैं। एंड अभी हमारा रिसेंटली भी प्रारंभ 2.0 लॉन्च हो गया है और आई थिंक फरवरी ऑनवर्ड्स उसकी क्लास भी स्टार्ट होनी है। तो मेरे हिसाब से हम नया साल, नया जुनून, नया बैच, तो नया आपके पास टारगेट है, आप उसको एनरोल कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ है, साथ ही में बहुत सारे और भी इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि यूपीएससी के लिए हमने जूनियर यूपीएससी प्रोग्राम चलाया हुआ है जिसमें एनिमेशन के थ्रू हम लोग जो है एनसीईआरटीज़ को समझा रहे हैं। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि विजुअल मेमोरी कहते हैं कि अच्छी होती है, तो उसमें एनिमेशन के थ्रू हम लोग समझते हैं। माइंड मैप्स हैं जो आपके लिए रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत ईजी, आपको ईजीली रिवाइज करने के लिए होते हैं। इस तरह की और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं प्रारंभ के अंदर। हम लोग ब्यूरोक्रेटिक सेशंस वहाँ पर होते हैं, पर डे आपकी 1.5 आवर्स की क्लासेस होती हैं, आपको डेली क्लास नोट्स मिल रहे होते हैं आप, और आपके पास हर एक चीज़ है। ऑल द सपोर्ट सिस्टम व्हाट यू नीड इज़ प्रोवाइडेड हियर। तो बस आपने क्या करना है, आपको बस कंटिन्यूसली इसको फॉलो करते रहना है। दैट इज़ द ओनली थिंग आपको चाहिए, बाकी सब चीज़ें तो ठीक है। और एक चीज़ और होता है कि हमारे पास इसमें एक बीए डिग्री प्रोग्राम भी है। बिकॉज हमने कई बार देखा है आर्ट्स के स्टूडेंट्स को एक एडवांटेज मिलने लगता है, वैसे तो नहीं होता, जैसे सर ने बोला कि इंजीनियरिंग का ऐसा एडवांटेज नहीं है, बट येस, ऐसे मान लीजिए आप बीए डिग्री में, आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, आपके पास हिस्ट्री है, आपके पास ज्योग्राफी है, तो आप उसको ग्रेजुएशन ऑनवर्ड्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। और हमने कई बार देखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो सिलेबस होता है, जैसे मैं हिस्ट्री की बात करूँ, मैं उसको शूट भी कर रहा था, तो उसमें जो सिलेबस है एंशिएंट हिस्ट्री का सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में, तो वो बहुत कॉन्साइड करता है, बहुत ज़्यादा ओवरलैप करता है विद द यूपीएससी पोर्शन। तो वो भी हम रन करते हैं कि यूपीएससी का बीए डिग्री प्रोग्राम आपको प्रारंभ बैच के साथ बीए डिग्री भी आपको मिलेगा, एंड दैट इज़ विद टाई अप विद द मंगलयातन यूनिवर्सिटी, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ का टाई अप है। तो
ये भी आपको प्रोवाइड किया जाता है कि आप बीए भी हमारे साथ कर सकते हैं अलॉन्ग विद प्रारंभ। तो दोनों चीज़ें आपका जाएगा, आपको कॉलेज के लिए अलग से समय नहीं निकालना है, आपका यहाँ टाइम सेव होगा ना, आप फोकस कर सकते हो अपने बैच के ऊपर, अपने पूरी यूपीएससी की जर्नी को लेकर। हाँ, जब स्टूडेंट खुद से इस जर्नी को कर रहा होता है तब उससे ज़्यादा टफ लगता है क्योंकि वो चीज़ों में बैलेंस नहीं कर पाता। बट हमने प्रारंभ में क्या किया हुआ ना कि उसके अकॉर्डिंगली मतलब किस स्टेज में उसे क्या पढ़ाया जाना चाहिए वो सारी चीज़ें हमने मैनेज तरीके से चलाई है कि कहाँ हमें उसे बेसिक देना है, कहाँ बच्चे को स्टैंडर्ड देना है। एंड साथ साथ में मतलब बीए डिग्री प्रोग्राम है कि वह साथ में यूपीएससी की प्रिपरेशन को उसी सेमेस्टर के अकॉर्डिंगली कर सकता है, उसी स्टैंडर्ड से कर सकता है जैसे वो यूपीएससी की प्रिपरेशन एंड बीए का। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा शिवम सर आपसे कि कॉलेज के साथ साथ तैयारी करना क्या बच्चों को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई इसका बेनिफिट है या फिर हमने इस बात को बहुत ओवररेटेड कर रखा है? मैं अगेन आसिम सर के ही बात को आगे कंटिन्यू करता हूँ फिर। यहाँ पर मुझे लगता है मैम कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कॉलेज से करना इज़ लाइक प्लांटिंग अ सीड, जिसको कि अगर आप अपने इस कॉलेज ड्यूरेशन के दौरान पेशेंस के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ और एक डिसिप्लिन के साथ अगर आप नर्चर करते हैं तो वो आपको राइट टाइम पर बहुत ही बढ़िया फ्रूट देता है। बड़ा ही स्वादिष्ट होता है फ्रूट, खाने में मज़ा भी आता है, लोग भी बड़ी तारीफ़ करते हैं। तो ये जो सक्सेस वाला फ्रूट है मैम, ये सही टाइम पर मिलना भी लाइफ में बड़ा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए सही टाइम पर शुरुआत करना भी ज़रूरी है। यूजुअली जैसे मैं हमेशा इस बात को अपने बच्चों के साथ भी शेयर करता हूँ कि आज से 10 साल पहले अगर कोई भी बच्चों से मैं बात करता और मैं पूछता कि भाई क्या कर रहे हो, और वो बोलता है कि मैं तो बीटेक कर रहा हूँ, तो मैं शाबाशी देता उसको कि यार बढ़िया यार बीटेक कर रहे हो। लेकिन अभी कोई मुझसे, अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि क्या कर रहे हो और बोलता है ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो मेरा अगला क्वेश्चन होता ही है उसके साथ कि ग्रेजुएशन के अलावा और क्या कर रहे हो। मतलब आज का जो ज़माना है वो इतना कॉम्पिटिटिव है कि अगर आप अपने इस 3 साल में सिर्फ ग्रेजुएशन करते हैं तो आई थिंक वो सफिशिएंट नहीं हो पाता है। आपको कुछ तो और करना चाहिए साथ में। इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आप यूपीएससी की तैयारी करो, आप कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स ले लो, लेकिन आपको चाहिए कुछ एक्स्ट्रा। और उसमें अगर आपका रुझान यूपीएससी की तरफ है तो मुझे लगता है कि कॉलेज के ड्यूरेशन में आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम मिलता है कि इस कंपटीशन को बीट करने के लिए अगर आप एक एक्स्ट्रा एज के तौर पर अपने कॉलेज प्रिपरेशंस के दौरान दिन भर में, मुझे लगता है अगर 3-4 घंटे भी सेव करके अपनी यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उसमें लगाते हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलता है। इस 3 साल में ना ही सिर्फ आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है, बल्कि आपको उस टफ कंपटीशन से लड़ने के लिए बाकी लोगों के तुलना में कहीं ज़्यादा एज मिल जाता है। बाकी लोग अगर शुरुआत करते हैं, मान लीजिए मैम ग्रेजुएशन के बाद कितना पढ़ेंगे दिन भर में, 10 घंटे पढ़ लेंगे। ये बच्चा पिछले 3 साल से 3 ही घंटे पढ़ रहा है लेकिन रोज़ पढ़ रहा है। तो 3 साल में अगर हम एक रफ स्केल में मल्टीप्लाई भी करेंगे ना, तो वो ग्रेजुएशन के बाद वाला बच्चा अगले 1-1.5 साल 10-10 घंटे पढ़ के भी इससे कंपटीशन नहीं कर सकता है, क्योंकि इसने इतनी मेहनत, थोड़ी थोड़ी सही, लेकिन इसने इतनी मेहनत कर रखी है इस 3 साल में कि उसको अब मैच कर पाना मतलब एक तरीके से अनबीटेबल है। तो मुझे तो हमेशा से लगता है कि कॉलेज ड्यूरेशन से अगर आप अपने यूपीएससी को अल्टीमेट टारगेट मानते हैं तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। द अर्ली यू स्टार्ट द अर्ली यू रियलाइज कि मैंने सही किया है, और आपकी जितनी गलतियां हैं वो जल्दी जल्दी रिजॉल्व भी होती हैं। पहले जहां सर बच्चा ग्रेजुएशन के बाद सोचता था कि अब हमें ये करना है, बट अब आप देखेंगे कि 9-10 के बाद भी जैसे ही स्कूलिंग हो जाती है, 11-12 में वो आते हैं, तभी सोचने लगते हैं कि मुझे यूपीएससी करना है, मुझे ये करना है। मतलब उनका पहले से ही गोल क्लियर होता है। तो पहले की जनरेशन में और आज की जनरेशन में एडवांसमेंट में का तो ये फ़र्क दिखाई देता है। इसके साथ साथ ही आपकी वो एज भी होती है, एनर्जी होती है कि आप प्रिपरेशन को कर सकते हैं। लेकिन सर जैसे ही आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का सोचते हैं तो एक सोसाइटी का और एक पेरेंटल एक एक्सपेक्टेशंस जो है वह सेट हो जाता है। तो देवेंद्र सर, मेरा ये क्वेश्चन आपसे है कि हम इस तरह के जो एक्सपेक्टेशंस है और ये जो प्रेशर है, एक सोसाइटल प्रेशर, स्पेशली हम देखेंगे कि आफ्टर 25-26 एक सेटल डाउन होने का भी प्रेशर होता है लाइफ में, तो हम उसके साथ साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन करें। तो एक ऐसा स्टूडेंट जो कि 21-22 से प्रिपेयर कर रहा है, एक ऐसा स्टूडेंट जो कि 26 या 30 में प्रिपेयर कर रहा है, तो इसमें एक सोसाइटी का एक टेंडेंसी क्या है? मैम, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप उसके चक्कर में कब तक पड़ेंगे। रही बात कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में कुछ न कुछ हमेशा बातें बनाते रहेंगे, कहते रहेंगे, आपके ऊपर उसका कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए।
ये एकदम बकवास बात है। फ़र्क पड़ता है और पड़ना चाहिए। आप चाहे जितना बोल लें कि आपके आसपास आपके बारे में जो लोग सोच रखते हैं, जो आपसे वो कहते हैं, जो बातें आपको आपके बारे में सुनने को मिलती हैं, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी मस्ती में हैं और आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। सच्चाई हम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना बेहतर है। आपको फ़र्क पड़ता है, आपका दिमाग ख़राब होता है, आपका मूड ऑफ हो जाता है, आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। ये सब कुछ उस थॉट प्रोसेस से अटैच्ड है। अब मामला ये है मैम कि जो एक्सपेक्टेशन है फैमिली मेम्बर्स की और सोसाइटी की आपसे, आप सिविल सर्विसेज में आए हैं, आपने कोई ऐसी जॉब अवेल नहीं करी है जो केवल आपसे जुड़ी हुई है। ये तो पूरी जॉब ही एक्सपेक्टेशन की है। मतलब आपसे एक्सपेक्टेशन की जाएगी, आपके फैमिली मेम्बर्स आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, आपकी सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करेगी, आप खुद भी खुद से एक्सपेक्ट करेंगे। तो आई विल गिव यू अ वेरी मतलब मैं यहाँ पे बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन दूंगा। एक्सपेक्टेशन आपके साथ रहेंगी, आप इस चीज़ को एक्नॉलेज करिए, वो आपको अफेक्ट करेंगी, इस चीज़ को आप एक्नॉलेज करिए। आपकी जॉब ही एक्सपेक्टेशन वाली है। नाउ द एंटायर थिंग्स लैंड्स ऑन द मैनेजमेंट। आप उन एक्सपेक्टेशंस को कैसे मैनेज करते हैं, उनको खुद के ऊपर कितना हावी होने देते हैं। ये कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो नहीं चल पाएगा, फ़र्क तो पड़ेगा। मैनेज कैसे इवन करेंगे? जब 2-3 साल बाद या फिर 2-3 फिल्म्स देने के बाद बच्चे का नहीं होता है, फिर जब सोसाइटी रिश्तेदार सब पूछते क्या इस बार हो गया, अब अगला पेपर कब है, हाँ, अब हाँ। पेपर कब होगा, पढ़ाई कब तक करोगे, तो ये सारी चीजें डेफिनेटली हम हिट सबको करती भी हैं, हिट करती हैं, हिट। मैं definitely मैं सिर्फ ये मैं सीधा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, देखो फ़र्क तो तुम्हें पड़ेगा, यू जस्ट नीड टू मैनेज। और मैं मैनेज करने के तरीके भी बताता हूँ। कभी भी किसी भी ऐसे इंसान को यूपीएससी से एसोसिएटेड क्वेश्चंस को आंसर मत करो जिसका यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं है। बस उसको इग्नोर करो, अवॉइड करो, क्योंकि आप उससे इंगेज करोगे तो केवल परेशान हो जाओगे, इसका कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। तो मामला सिर्फ इतना है कि आप इसको अपनी प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में नज़रअंदाज करिए, अंडरमाइन करिए। और एक्सपेक्टेशंस मैम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आती हैं। अगर मेरे माता पिता मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? मतलब उनका हक बनता है कि वो हमसे एक्सपेक्ट करें, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए एफर्ट्स करें। कर पाएंगे कि नहीं बात दूसरी है, लेकिन एफर्ट करें। तो हमें इसे पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि अगर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करेगा। हमारे ऊपर एक पॉजिटिव प्रेशर रहेगा कि हम यहाँ पे तैयारी करने आए हैं, पढ़ाई करने आए हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, रिसोर्सेज को ऑप्टिमम तौर पर यूटिलाइज करना है ताकि हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे सकें। उस पर काम करिए। और अगर आप अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर लेते हैं तो इन वन गो आप जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है उसे भी पूरा कर लेते हैं। अब एक बड़ा प्यारा सा गाना है सर बॉलीवुड का, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो भाई ये एटीट्यूड इधर नहीं चलेगा। आप बर्बादियों का जश्न नहीं मना सकते, बर्बादियों को एसेस करिए, उसमें जो गड़बड़ियां हैं उनको सही करिए, फिक्र को धुएं में मत उड़ाइए, उसके सॉल्यूशंस ड्रॉ करिए। ऐसे ही आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना पाएंगे, अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएंगे, और वो जो बेसिक एक्सपेक्टेशंस आपके साथ हैं वो आप पूरी भी कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल मैम। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आसिम सर आपसे है कि जैसे कि अभी मैंने नितिन सर से क्वेश्चन पूछा था कि यूपीएससी में इंजीनियरिंग वाले बच्चों को एज मिलता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है सर कि क्या ह्यूमैनिटीज जिनका बैकग्राउंड है, क्या उनको इसमें कोई बेनिफिट होता है? मैम अगर ह्यूमैनिटीज़ है तो वो डिपेंड भी करता है कि आपके पास सब्जेक्ट्स क्या हैं। और जैसे अगर मान लीजिए आपके पास, आप ग्रेजुएशन में आपके पास ज्योग्राफी था, आपके पास पॉलिटिकल साइंस था, आपके पास हिस्ट्री था, तो ये सब्जेक्ट्स आप पूरे ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, तो यूपीएससी का जो सिलेबस है, आप देखिए जो चीज़ आप ग्रेजुएशन में 3 साल से पढ़ रहे हैं वही आप ग्रेजुएशन के बाद आपको वही चीज़ 1-1.5 साल में पढ़नी होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि इतना बड़ा सिलेबस जो आपको 3 साल में पढ़ने का मौका मिला है, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के साइड से हैं तो डेफिनेटली आपको एक एडवांटेज रहता है कि मैंने इसको 3 साल पढ़ा है, वो नॉलेज मैंने धीरे धीरे पर्कुलेट करी है अपने ब्रेन के अंदर, तो वो अच्छा एक फाउंडेशन, एक अच्छा नींव बना देता है, क्योंकि मैंने स्लोली पढ़ा है और चीज़ों को बहुत टाइम देके पढ़ा है, तो वो एब्जॉर्ब होती हैं। एंड द मोमेंट आप ग्रेजुएट होकर जब एग्ज़ाम की तरफ बढ़ते हैं, आप उसका जब एडवांस वर्जन थोड़ा पढ़ने लगते हैं तो आपको चीज़ें इजीली पिकअप होने लगती हैं, आप न्यूज़पेपर्स के अराउंड अच्छे से पिकअप करने लगते हैं। तो येस एडवांटेज है, बट अगेन आपके सब्जेक्ट्स क्या है वो बहुत मैटर करते हैं। लाइक मतलब ठीक है, जैसे आप अगर सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल संस्कृत लिए हुए हैं, आप इंग्लिश लिए हुए हैं, तो ऑफकोर्स वो तो डिफरेंस नहीं बनाएगा, बट येस कोर सब्जेक्ट जो अपने यूपीएससी में चलते हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, ये सब सब्जेक्ट्स डेफिनेटली आपको एक थोड़ा सा मैं कहूँगा कॉन्फिडेंस बूस्टिंग जरूर करता है कि मुझे थोड़ा पता है, राइट, थोड़ा हाँ, लेकिन कॉन्फिडेंस बूस्टिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बच्चे हार जाते हैं, क्योंकि इस एग्जाम को हारने का रीज़न ही यही है कि लोग छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, विल पावर खो देते हैं। और कॉलेज के साथ साथ जैसे कि 3 साल की जर्नी है,
तो ये पूरी जर्नी आपको किस तरीके से समटाइम्स डिमोटिवेटेड कर देती है? यूपीएससी और कॉलेज लाइफ को दोनों को बैलेंस करना सीरियसली एक चैलेंज तो है ही। तो कैसे इस पूरी जर्नी के दौरान जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो मोटिवेटेड रखें खुद को? 3 साल या 4 साल और एमबीबीएस वालों का 5 साल है, तो अलग कोर्स अपना 3 साल का हो सकता है, बट उनके लिए ज़्यादा है। मैं इसमें एक छोटी सी आपको कहानी बताना चाहूँगा अपने कॉलेज का ही। मेरा एक दोस्त था और वो एक तरह से प्रख्यात तो नहीं बोलूँगा मैं, कुख्यात था। कुख्यात इस तरीके से था कि हर सेमेस्टर में उसको 2 पेपर में बैक लगना ही था, तो 2 पेपर में बैक लगता था। और उसके पिताजी अपने ज़माने में आईटी कानपुर के पास आउट थे, तो वो काफ़ी एजुकेटेड थे। तो जब भी वो 2 बैक खाता था तो पिताजी को कॉल करता था कि इस सेमेस्टर 2 बैक और खा गए पापा। तो उसके पापा उसको मोटिवेट करते थे कि कोई बात नहीं बेटा, इस सेमेस्टर तुम दम लगाओ। फिर वो जब सेमेस्टर स्टार्ट होता था तो नए कपड़े, नई किताबें, कवर ववर लगा के लड़का फर्स्ट बेंच से चालू करता था और महीना बीतते बीतते वो अपने जगह तक पहुंच जाता था धीरे धीरे करके। फिर अगला सेमेस्टर फिर वही कहानी, फिर अगला सेमेस्टर फिर वही कहानी। उस पूरे कहानी को जब मैं अपने बीटेक में 4 साल देखा तो उसमें मेरे को एक चीज़ समझ आया जो मैं एकदम आज भी बिलीव करता हूँ कि मोटिवेशन इज़ समथिंग जो आपके अंदर से आता है। आपको एक पॉइंट के लिए मे बी मैं कुछ बोल दूंगा, इट माइट हिट योर कंसाइंस थोड़े टाइम के लिए, आप 2 दिन तो एकदम आगे बैठ जाओगे, देन यू विल बी व्हाट यू आर। जैसे अभी मैं अगेन क्रिकेट काफ़ी देखता हूँ, तो मैं आपको एग्जांपल दिया, क्रिकेटर सब इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, सब में कोहली वाला एटीट्यूड है सक्सेस का या हंगर का? आई डोंट थिंक सो। ऑल आर सक्सेसफुल क्रिकेटर्स, बट देन सब में एटीट्यूड नहीं है, वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं है कि भाई मेरे को 5 साल में क्या चाहिए, 5 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ। मेरे को नहीं लगता उससे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए कुछ भी है। सो मेरा पॉइंट ये है कि आपको एज अ इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरे मोटिवेटिंग पॉइंट्स क्या हैं और थोड़ा फ्यूचरिस्टिक रहना पड़ेगा। जस्ट हैव टू सस्टेन दैट, पास थ्रू दैट। हमेशा मोटिवेटेड रहने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, कि बिल्कुल। 3 साल आप ये सोचो कि आप एक जैसे ही कांस्टेंट माइंड में रहे, हमेशा पॉजिटिव फील करें, तो ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। शिवम सर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि बच्चा पूरे 3 साल मोटिवेटेड रहे? इम्प्रैक्टिकल है, मतलब अगर ऐसा हम बोलते हैं तो डेफिनेटली एक मिथ होता है। मैं यूजुअली क्लास में जाके सबको यही बोलता हूँ कि यू हैव नॉट कम दिस फार ओनली टू कम दिस फार। तो मैं हमेशा से उनको समझाता हूँ कि ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये तुम लोग को हो सकता है, जैसा इन्होंने बताया कि आज स्ट्राइक करेगा, तुम आज तो पढ़ लोगे, कल रिवाइज भी करके आओगे, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाओगे। वो बोलते हैं कि यूपीएससी क्लियर नहीं होता है। मैं उनसे अगला सवाल ही यही पूछता हूँ कि यूपीएससी करने क्यों आए थे? पहले वो तो क्लियर करो, यूपीएससी ही Why क्यों clear चाहिए? करो अपना, हाँ, why वाई clear फैक्टर ही क्लियर नहीं है तो तुम कुछ यूपीएससी लोग, कैसे क्लियर कर लोगे? सर कुछ लोग मोटिवेशन लेने के लिए इतना तैयार बैठे होते हैं, आप उनको कुछ भी बोल दो वो मोटिवेशन। अब एक बच्चा मुझसे कह रहा है सर मुझे मोटिवेट कर दीजिए, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। अब मैं दिन भर मोटिवेट करने थोड़ी बैठा हूँ, तो मैंने बोला कि देखो तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम मत करो, क्योंकि इधर वैसे भी बहुत भीड़ है और तुमको चाहिए मोटिवेशन पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी आबादी है जो पढ़ रही है और उसको मोटिवेशन नहीं चाहिए। तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे हो, रिसोर्सेस वेस्ट कर रहे हो। तुम कुछ और कर लो, तुम्हें हो सकता है वहाँ अच्छा मिल जाए। यूपीएससी इज नॉट फॉर यू अगर तुम्हें हर दिन मोटिवेशन चाहिए। एंड ही वाज लाइक कि सर आपने बहुत अच्छा मोटिवेट किया। मैंने कहा भाई मैं कर ही नहीं रहा हूँ। सही बात सर, है, मैं भी मैम यही करता हूँ। मुझसे बच्चे बोलते हैं तो मैं उसको ही बोलता हूँ कि यार मोटिवेशन कोई सामान थोड़ी है कि परचून की दुकान में मिलेगा, 5 रुपए का दे दो, आज 10 रुपए का दे दो। इट इज समथिंग जो आपके अंदर से आएगा। मैम एक छोटा सा पॉइंट है, एक मैं कहीं पे कोट पढ़ रहा था कि मोटिवेशन इज समथिंग विच हेल्प्स यू इन स्टार्टिंग, डिसिप्लिन इज समथिंग विच विल कीप यू गोइंग। तो Definitely, डिसिप्लिन इज sir, समथिंग जो आपको होना चाहिए, अदरवाइज बिना डिसिप्लिन के मोटिवेशन कुछ नहीं है। सर, बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जो ये कहते हैं कि मैंने 2 साल तक इंस्टा नहीं देखा, मेरा कोई व्हाट्सएप प्रोफाइल नहीं था, मैं कहीं किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं था या फिर नहीं थी, मतलब टोटली सोशल लाइफ से कट कर कोई ये सोचे कि हिमालय पर जाकर या एकदम साधना पे लगाकर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन को करो। तो क्या ये पूरी तरीके से पॉसिबल है कि आप टोटली सोशल लाइफ जो है उससे कट हो जाओ और फिर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, एकदम कमरे में बंद हो जाओ, 6 महीने बाहर मत निकलो? मतलब बच्चों के अंदर सर इस तरह के मिथ रहते हैं। और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक सबसे बड़ा मिथ है कि एकदम आपको किताबी कीड़ा बन जाना है, आपको किताबों के बाहर कोई संसार नहीं है, आपको कहीं घूमना नहीं है, आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी, आपको केवल और केवल पढ़ाई करना है। तो सर इस बात में कितनी सच्चाई है? मैम मेरा एक बहुत ही पर्सनल बिलीफ है कि दुनिया ना एनर्जी ट्रांसफ़र पे चलती है।
जब भी हम किसी से बात करते हैं, किसी से भी इंटरेक्ट करते हैं, या तो हम उस इंसान को एनर्जी देते हैं या एनर्जी खींच लेते हैं। हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हम जब भी मिलते हैं ना, हमें लगता है यार इस बंदे से मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं। अब ये लोग हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ये मेंबर हमारे कुछ खास दोस्त हो सकते हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनका काम हमारी ज़िंदगी के अंदर नेगेटिविटी लाना ही होता है। वो दे आर कॉन्स्टेंटली कि हमारी एनर्जी सक करते जा रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको सोशल लाइफ मेंटेन करनी है, जो कि करनी चाहिए, तो आप इंश्योर करिए कि आप जो आसपास के लोग हैं उनको आप ग्रुप्स में डिवाइड करिए। वो लोग जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं एंड वो लोग जो एनर्जी आपसे ड्रेन आउट कर रहे हैं, आप डेफिनेटली उनके साथ सोशल लाइफ मेंटेन करिए। वो आपको मदद करेंगे अपने गोल के करीब लाने के लिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, अपने दोस्त हो गया, अपने फैमिली मेम्बर्स हो गया, अपना कोई पार्टनर हो सकता है उनका, जो उनको मदद करता है अपने गोल की तरफ लेके जाने के अंदर। तो उनसे तो बिल्कुल कट ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हमें लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, कई बार लेट्स से टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं या कुछ भी इस तरह की परेशानी आती है, तो वही लोग हैं जो आपको मदद करेंगे। सर ये तो आपने कोर जोन और हमारा जो मेन एक फ्रेंड सर्कल है इन सब के बारे में बताया। जैसे कि अब सारी जब रिसोर्सेज या यूपीएससी की प्रिपरेशन जब ऑनलाइन हो गया और डिजिटल एरा है, तब ऐसे में स्टूडेंट किस तरीके से स्मार्टली यूज़ करे कि वह यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान ऐसा ना हो कि वह 4 घंटे केवल रील्स ही स्क्रॉल कर रहा है, वह इस चीज़ से कैसे बचेगा? सोशल मीडिया में अगर मैं बात कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम की रील्स की बात कर रहे हो या बाकी चीज़ों की बात कर रहे हो, तो काफ़ी हद तक मैं तो मानता हूँ कि ये चीज़ हमारी ड्रेन ही करती है ज़्यादातर एनर्जी। इससे हमें कुछ भी प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं निकल के आ रहा। इनफैक्ट ना मैम, अगर हम इस बार की बात करें तो ऑक्सफोर्ड ने ना इस बार का जो वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है वो ब्रेन रॉट को ही बनाया है। एंड द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। हम लोग जो माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते जा रहे हैं, एक रील देखी, उसमें कुछ लोग डांस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई किसी से मजाक कर रहा है, घंटों हम लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, पर क्या वो कंटेंट हमारे कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर के लिए कुछ भी बेनिफिशियल है? आई डोंट थिंक सो। मतलब अनलेस कि आप कुछ कंटेंट क्रिएशन में करियर सोच रहे हो, दैट कुड बी वन रीज़न, बट अदरवाइज उसके अलावा वो कहीं पर भी हमें मदद नहीं कर रहा। तो वो चीज़ें तो डेफिनेटली आपको ड्रेन आउट कर रही हैं, तो उनको हटाना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा, आपको उन डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा साइड रखना पड़ेगा उतने टाइम के लिए जितना टाइम आपको पढ़ाई करना है। टेक टाइम टू स्टडी, बिल्कुल उसको टाइम दीजिए। फैमिली इंपॉर्टेंट है, उसको टाइम दीजिए। रिलैक्सेशन इंपॉर्टेंट है, उसको टाइम दीजिए। फिजिकल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, उसको भी टाइम दीजिए। बट एक्चुअली ये मिक्स नहीं होने चाहिए। राइट है, मतलब ऐसा होता है, हमें ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि लाइफ अगर हमारा एक बड़ा सा गोला है, तो उस लाइफ के बड़े गोले में कुछ एक छोटा सर्किल है हमारा, जिसमें हम पढ़ाई को डिवोट करते हैं, एक छोटा सर्किल है फ्रेंड्स को डिवोट करते हैं, फैमिली को करते हैं, सब चीज़ों को, ट्रैवलिंग को कर रहे हैं, मूवीज़ को कर रहे हैं। तो होता क्या है, सब चीज़ों को, सारे गोले टिक करते हैं और एक हमारा पढ़ाई वाला गोला ही है जो बैकलॉग में जाता रहता है। मतलब कभी दोस्तों वाला बैकलॉग नहीं होगा कि यार आज दोस्त से नहीं मिल पाए, आज हम मूवी नहीं देख पाए, इसका बैकलॉग हो गया। हमारा बैकलॉग हमेशा पढ़ाई का हो रहा होता है, तो हम उस बॉक्स को अभी टिक करना भूल जाते हैं। जबकि इस एज में हम जिसमें हैं, हम लोग को हर चीज़ देखना है कि बड़ा वाला गोला ही हमारा सब चीज़ें हैं, उसमें हमें हर चीज़ बैलेंस करके चलनी है। सर बैलेंस से एक और क्वेश्चन मुझे याद आया आसिम सर आपसे है कि ऐसे स्टूडेंट जो कि फॉर 2027 प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर उन्हें लगता है कि मेरा जो सीरियस अटेम्प्ट होगा ना वो 2027 होगा, तो ऐसे स्टूडेंट को 2025 से क्या करना चाहिए? मैम बिल्कुल अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, और अभी नहीं किया है तो भी अभी देर नहीं हुई है, क्योंकि अगर सही मायने में देखा जाए, मैं तो कहता हूँ 1.5 साल ही आपके पास है। आप 27 तक सोचो भी नहीं, आप 26 के मिड तक पहुँचोगे, आपके पास सामने लगेगा, आपको दिखने लगेगा कि अब तो 27 आ गया है। मतलब वो 1 साल का ही समय बचेगा जिसमें आपको अपनी थरो रिवीजन स्टार्ट कर देनी होगी। आपको अपने जो आपने नोट्स बनाए हैं 25 से लेकर आप 2026 के मिड तक बनाओगे, अब आप उसको रिवाइज करना शुरू करो चीज़ों को। अभी तो क्या है, ये आपका टाइम है जब आप कुकर में ना खाना डाल रहे हो, आप सारे मसाले डाल रहे हो, अभी वो पकने की फेज़ में है। तो एक बार जब खाना पक जाएगा ना, फिर उसको खाना भी है आपको। तो आप अभी पूरा टाइम दो, 1.5 साल आपके पास है कि इसको हम अच्छे से कुक कर लें, सारे नोट्स मेरे पास हो, सब जगह अरेंज्ड हो, क्योंकि मुझे उसके बाद ना 1 साल के अंदर फिर मुझे ना दैट इज़ द वन पावर जो मुझे एक पुश लगाना है और मुझे उस साइड जाना है। तो आपको अभी से लगना है, और अभी भी ये नहीं सोचना है कि मुझे देर हो गई है, मैंने 24 का आधा 1 साल पूरा निकाल दिया है ना। वो एक लाइन पोएम की आती है, मैंने कहीं तो पढ़ी थी कि यू नेवर नो हाउ क्लोज यू आर, इट माइट बी नियर व्हेन इट सीम्स वेरी फार। तो आपको नहीं पता कि आप कितना दूर हो, और हो सकता है आप सही कर रहे हो, हमें लगता है अब नहीं होगा मुझसे, बट ऐसा नहीं है। अगर आपने अभी भी शुरू नहीं किया तो अभी स्टार्ट करो आप, इट्स नेवर लेट।
यहाँ से 1 साल और 1.5 साल आप लगाइए, अपने नोट्स को क्रिएट करिए, प्रॉपरली अरेंज करिए, सारा सिस्टमाइज तरीके से। हर आपको मेंस पेपर का सारे पेपर 1 पेपर 2 सारे पेपर्स का आपका सिस्टमाइज नोट्स होना चाहिए। हर टॉपिक पे आप सिलेबस जाइए, मेंस का सिलेबस देखिए, हर टॉपिक पे आपके पास टॉपिक्स पे चीज़ें हों, आपके पास आंसर राइटिंग हो उस पर, ताकि जब आप 26 का मिड खत्म होगा और आप अपने 27 की तरफ बढ़ने लगेंगे तो आपके पास ऑप्शनल को रिवीजन करना शुरू करना है, आपको अपने मेंस के सारे पेपर टिक करने हैं, फिर आप जनवरी ऑनवर्ड्स आपको प्रीलिम्स के लिए शुरू करना पड़ेगा, आपको करंट अफेयर्स भी देखना पड़ेगा, तो मल्टीपल चीज़ें आएंगी और फिर हमें बर्डन फील होता है और फिर एग्जाम से 2 महीने पहले हमें लगता है 27 मेरे लिए नहीं होगा, फिर हम 28 सोचेंगे और फिर आप उसी लूप में फंसते जाते हो। तो आपका सभी टाइम है 25 से लेकर 26 आधे तक आपके पास खूब बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, इसको वेस्ट मत करिए। और इसी अकॉर्डिंगली सर हमने पूरा अपना जो प्रारंभ पूरा बैच है वह ऐसे ही डिजाइन किया है कि स्टूडेंट को खुद से इतना परेशान ना होना पड़े, और हमने उसको स्टेज बाय स्टेज सारी चीज़ें बेसिक से लेकर उसको एडवांसमेंट तक करा रखी है कि कब उसे बेसिक करना है, कब उसके बाद एडवांसमेंट लेनी है, लास्ट में कब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, कब पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम करना है। तो हमारा पूरा जो सिलेबस है, पूरा जो हमने ये डिज़ाइन किया है उसी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया है जो 27 को टारगेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमने सर यूपीएससी के हमने सारे जो मिथ है वह लगभग कवर कर लिए। फिर भी अगर बच्चों आपको लगता है कि आपका भी कोई ऐसा मिथ है जो कि बाकी है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसे जरूर कवर करेंगे। तो सभी टीचर्स का बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप सभी ने अपना बहुत कीमती समय दिया, अपनी क्लासेस के पहले इस पॉडकास्ट को रखा कि हम बच्चों के ये जो मिथ थे उसको दूर कर पाए। मिलते हैं हम बच्चों ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।